नमस्ते बच्चों, आज और एक वीडियो में आपका स्वागत है। कल वीडियो नहीं डाला मैंने, परसों भी नहीं डाला क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि तुम लोग देख रहे हो, पर एक भी बच्चा अगर रेस्पॉन्स करता तो मैं वीडियो जारी रखूँ। आज भी मैं एक आध न्यूमेरिकल डालूंगा इसमें, तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अपनी जो टॉपिक चल रहा था, सांद्रता को व्यक्त करने वाले तरीके चल रहे थे अपन, वहां पर अपन ने मोलरता देख ली, मोलरता देख ली थी। उसके अलावा आयतन प्रतिशतता देखा था, द्रव्यमान प्रतिशतता देखा था, भार आयतन प्रतिशतता देखी। वहां से एक न्यूमेरिकल आता है। वैसे ही एक टॉपिक बचा, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश। होता क्या है मोल अंश? ये बोला जाता है कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं, ऐसा विलयन जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और बी हो सकते हैं। मैंने बोला दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, मतलब विलयन के अंदर एक विलय है और एक विलायक है। इसको अपन विलय मान ले और इसको विलायक मान ले। अगर दोनों विलय और विलायक हो गए तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकता हूं कि किसी भी विलयन में उपस्थित अगर किसी भी अवयव की मोल भिन्न निकाले, इसकी या इसकी, दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, तो किसी भी अवयव की अगर मोल भिन्न निकालनी है या इसकी डेफिनेशन देनी तो ये बोला जाता है किसी भी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल बटा कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। मैंने क्या बोला? उस कंपोनेंट में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित कंपोनेंट ए या बी, ए के लिए मोल भिन्न निकालेंगे, बी के लिए मोल भिन्न निकालेंगे, तो ए के मोल बटा कुल मोल। अब विलयन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट होंगे, तीन है तो तीन होंगे, चार है तो चार कंपोनेंट होंगे। और ये बोला जाता है कि मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पर अगर अपन बात करें कि ए के एन ए मोल विलयन में उपस्थित है, इसी प्रकार से अपन बोलेंगे बी के एन बी मोल उपस्थित है। तो अगर मुझे ए की मोल भिन्न निकालनी है, एक्स ए इक्वल टू क्या होगा? तो मैंने बोला कि उस कंपोनेंट की जिसकी मोल भिन्न निकालनी है उसके मोल बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या है उस विलयन के अंदर? Na प्लस एनबी, Na प्लस एनबी, यह एक्स ए हो गया। इसी प्रकार से अगर मुझे एक्स बी निकालना है तो यहां पर मैं लिखूंगा एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। यहां पर दोनों की अलग अलग मोल भिन्न निकल गई। और ये बोला जाता है कि अगर किसी भी विलयन के अंदर जो कंपोनेंट होता है उनकी मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। दो है तो जैसे दो लिख दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5, सबका योग कितना होता है? 1। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1। तो यहां पर इसको आप लोगों को आगे अपने कहीं काम आएगा। जैसे एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू दे रखी है तो अपन एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स बी के साथ एक्स ए भी निकाला जा सकता है, 1 माइनस एक्स बी। अब यहां पर ये क्या है? एन ए क्या है या एन बी क्या है? मोलों की संख्या। एन बराबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का सूत्र आपको पता ही है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार जैसे ए के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए हो गया, और विलय का अणुभार मोलर मास ऑफ, और मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एस, एम एस। तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार क्या है? किसी भी विलयन के अंदर अगर आपको मोलों की संख्या नहीं दे रखी हो तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं अपन। यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में, उस न्यूमेरिकल को आप लोग सोल्व करके मुझे बताना है, नहीं आए तो मुझे फिर बताना है। 40 ईयर पर्सन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान, ये तो सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, इसके नीचे क्वेश्चन था एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान या 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हुआ है तो बेंजीन की मोल अंश की गणना करो। क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है, आप लोग इसको टफ नहीं समझना। इसमें पहले दिया हुआ है एक विलयन, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना कैसे करना है। एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला हुआ है, मतलब यहां पर 30% दे रखा है, तो 30% तो 70% क्या होगा? विलायक। तो विलय और विलायक दोनों निकालना, दोनों की मोल निकल जाएंगे। मोल कैसे निकलेंगे? आप लोगों को पता है मोल कैसे निकलता है? भार बटे अणुभार।
नहीं आता है कोई बात नहीं है, कोशिश करना। एक न्यूमेरिकल और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या ऐसे लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, हमारे नोट्सों में है क्या कोई न्यूमेरिकल। चलो लिखो, 1 विलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल, पर इसमें है बुक, इसमें नोट्स में है, ये कर लेना। मेथेनॉल की जगह कम करना आप लोग, एथेनॉल के हिसाब से बना लेना इसको, इसी को कर लेना, एक बार देख लेना बेटा, हो जाएगा ये। तो अपने मोल प्रभाज या मोल भिन्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखो अपना एक और इसमें मैंने जो 6-7 लिखवाया था उसमें एक और है साइज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसके लिए बोला जाता है कि किसी भी विलाय के अंदर विलय की बहुत कम मात्रा हो तो उसको पीपीएम के रूप में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम के लिए 10⁶ से गुणा कर दिया जाता है। जैसे अपन लिख रहे थे विलय का भार ग्राम में बटा विलियन का, जो अपन लिख रहे थे यहां पे विलियन का भार गुणा 10⁶। यहां पर 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 10 लाख होता है बेटा, क्या होता है 10 लाख, तो उसको लिखना है सिर्फ। ये इकाई उन विलियनों के लिए काम में ली जाती है जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहां पर अपन ने विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, अब तक अपन क्या लिखते थे, 100 लिखते थे, यहां पर 10⁶ लिख लेना। तो यही यूनिट है जहां पर विलय की मात्रा बहुत कम यूज की जाती है, बहुत थोड़ी सी यूज की जाती है, वहां पर पीपीएम वाली यूनिट अपन लेके आते हैं। तो अपन ने सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके देख लिए। सबसे पहले कौन कौन सा देखा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। आयतन प्रतिशतता देखा था, और भार आयतन प्रतिशत देखा था, और एक द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता देखा था। उसके अलावा मोलरता देख ली, मोललता देख ली, मोल भिन्न देख लिया, और अपने एक था पार्ट्स पर मिलियन। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है, कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बढ़ जाएगा तुम्हारा, और एक क्वेश्चन कहां से बनेगा, जो टेबल मैंने बताई थी उस टेबल में 100% क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक पीडीएफ डाली है आपको 2020 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चंस की। उस पीडीएफ में से देखना कि यहाँ पर जो तुम नोट्स देख रहे हो या पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि आगे जैसे जैसे अपन टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चंस और सोल्व होते जाएंगे। अब आगे देखो अपना जो टॉपिक है, इसमें नोट्स है आप लोगों के पास, तो नोट्स देखते रहना। अब बात करने वाले लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे अपन, द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक लिक्विड होता है उसको द्रवीय विलयन के नाम से जाना जाता है। उसकी भी 3 प्रावस्थाएं अपन ने पढ़ ली थी। यहाँ पे हर जगह सॉल्वेंट कौन लिया जाएगा, द्रव लिया जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें, गैस बोलेंगे इधर द्रव और इधर ठोस, ये 3 अलग अलग प्रकार की थ्योरी अब पढ़ने को मिलेगी अपन को। अपन जब लिक्विड जो है उसमें गैस डालेंगे तो यहाँ पर एक हेनरी का नियम आएगा, हेनरी का नियम प्रकट होगा, उसको पढ़ने वाले हेनरी का नियम या विलेयता पढ़ने वाले सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी टॉपिक क्या होता है कि किसी भी ठोस को या किसी भी गैस को जब लिक्विड में डाला जाता है तो घुलेगा या नहीं घुलेगा, उसकी बात करने वाले। तो अपन लिक्विड में एक बार तो गैस को बोलेंगे तो वहां हेनरी का नियम पढ़ेंगे अपन। एक बार लिक्विड में लिक्विड डालने वाले हैं, 2 अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स हो सकते हैं, एक जो जिनके गुण अलग अलग हो सकते हैं, उनकी बात करने वाले। तो यहां पर राउल्ट का नियम आएगा अपने पास। कौन आएगा, राउल्ट का नियम। जैसे राउल्ट के नियम के अंदर मेथेनॉल प्लस वाटर हो गया, एथेनॉल प्लस वाटर हो गया, टोलुएन प्लस बेंजीन हो गई, बहुत प्रकार के विलियंस बनेंगे। वहां पर अपन देखेंगे आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन भी फिर 2 प्रकार के होंगे। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं ठोस पदार्थ डालने वाले हैं, ठोस द्रव में डालेंगे, और ये डालेंगे तो यहां पर अपनी एक प्रॉपर्टी निकल के आएंगे, अणु संख्यीय गुणधर्म। ये इतने टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं 20 चैप्टर में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको अणु संख्यीय गुणधर्म कहते हैं।
तो ये चीजें अपन को पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो अपन आज शुरुआत करने वाले हैं गैस और द्रव को आपस में मिलाएंगे, या टॉपिक है अपना, आज का टॉपिक रहेगा अपना विलेयता, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आप लोगों ने देखी होगी, पानी जो होता है उसके अंदर नमक डाल दिया अपन ने, चीनी डाल दी, घोलते हो, तो वह कौन सा एग्जाम्पल आएगा? ठोस और द्रव वाला आ जाएगा। अपन बात करते हैं कि कोई भी विलायक होता है उसके अंदर विलेय की निश्चित मात्रा को जब घोला जाता है तो उसको विलेयता कहते हैं। यहां पर एक डेफिनेशन दे रखी है, 100 ग्राम विलेय के अंदर या विलायक के अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा उसमें जब घुल जाती है तो उसको विलेयता का नाम दिया गया है। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। सोल्युबिलिटी की अगर एक डेफिनेशन है, सोल्युबिलिटी डेफिनेशन का मतलब बेटा ये बोला गया जैसे 100 ग्राम पानी ले लिया तुमने, अब ऐसा थोड़ी है एक जगह 200 ग्राम ले लिया, 500 ग्राम ले लिया, और एक जगह 100, 200, 500, तो उनमें विलेय की मात्रा अलग अलग होगी। तो अपन ने क्या किया, फिक्स कर लिया कि शक्कर कितनी घुलेगी या कोई भी ठोस पदार्थ कितना घुलेगा, कोई भी गैस कितनी घुलेगी, तो अपन ने निश्चित मात्रा ले ली विलायक की। तो ये बोला गया कि एक निश्चित ताप, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अपन को पता है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि फैक्टर काम करते हैं। फिर टेम्परेचर एक केमिस्ट्री में ऐसा फैक्टर होता है जो अभिक्रिया की दर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो अपन ने यहाँ पर बोला एक निश्चित ताप पर, कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और इस अवस्था में जो विलयन बनेगा उसको संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाएगा। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। अगर उसमें और विलेय की मात्रा घोली जा सके तो अपन उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन होता है जिसके अंदर अधिकतम मात्रा घोली जा सके, उसको संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। विलयन बहुत सारे होते हैं, वैसे तनु विलयन 11th क्लास में अपन ने बात की होगी, तनु विलयन, सांद्र विलयन, अति संतृप्त, संतृप्त, बहुत सारे होते हैं विलयन जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा डाल देते हैं अपन विलेय की, गरम गरम कर करवा के, तो उसको अति संतृप्त बोला जाता है। असंतृप्त किसको बोलते हैं? कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय की और मात्रा घोली जा सके उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं विलेयता की, और विलेयता के लिए अपन यहां पर 100 ग्राम विलयन लिया अपन ने, सॉरी 100 ग्राम विलायक ले रहे हैं, या जो भी विलयन बनेगा वो 100 ग्राम, 100 ग्राम के अंदर विलेय की अधिकतम मात्रा को घोल देंगे, उसको क्या कहा जाएगा? विलेयता या सोल्युबिलिटी के नाम से जाना जाता है। उस विलयन की मात्रा अपन बोलेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक के अंदर घुल सके उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं। तो यहां पर जो विलयन होगा वो कितना रहेगा? 100 ग्राम। इसका टेम्परेचर निश्चित रहना चाहिए भाई। आप ऐसा नहीं कि एक जना तो यहां पर 100 ग्राम ही बोल रहा है कि मेरे तो इतनी घुल गई, तापमान अलग ले लेगा, गर्म कर करके घुलता जाएगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर फिक्स कर लो। तो टेम्परेचर फिक्स कर लिया तो अपन ने बोला एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक के अंदर विलेय की निश्चित मात्रा को घोल सके उसको विलेयता कहते हैं। तो यहाँ पर अपनी विलेयता हो गई। और विलेयता अपन देखेंगे कि किसकी कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर ठोस डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, या गैस डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उन्होंने ठोस पदार्थ डाल दिए कि ठोस पदार्थ अगर डालते हैं तो इनकी विलेयता पर फर्क क्या पड़ता है। नोट्स में जो दे रखा है वो उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक था अपना ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें एक तो तापमान जरूर आएगा और एक नेचर आएगी विलेय और विलायक की, कि घुलने वाला कौन सा है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, और जो आसानी से, कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? विलेय जो घोल रहे हो, और किस में घोल रहे हो? विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलायक कौन हो गया? जिसमें तुम घोलोगे, जिसको घोलोगे वो विलेय और एक विलायक, दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घुलने वाला कौन सा है? आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर विलायक आएगा आगे, समान समान को घोलता है। तो इसमें देखो प्रकृति का मतलब क्या है कि जैसे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनके अंदर आयनाइज्ड होने के बाद वो दो पोल बन जाए, दो डाइपोल का मतलब दो प्लस और माइनस बन जाए उसके अंदर,
अध्रुवीय विलायक। अब यहां पर प्रकृति का मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर अपना विलायक जो है, विलायक भी ध्रुवीय है और विलेय भी ध्रुवीय है, तो ये आसानी से घुल जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों ही अध्रुवीय है तब भी आसानी से घुल जाएंगे। ये बोला जाता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। एक जैसे पदार्थ एक जैसे को घोल देंगे ना, तो यहां पर जैसे NaCl, KCl, KNO3, ग्लूकोज एटसेट्रा, ये सब पानी में घुलते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा? इनकी नेचर सेम होती है। ग्लूकोज हो गया, और इसमें क्या दे रखा है? KCl दे रखा है, KNO3 दे रखा है, आदि जितने भी पदार्थ है पानी में घुल जाते हैं। पानी के सब सॉल्वेंट होता है पोलर सॉल्वेंट, और ये सब के सब क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ऐसे ही नेप्थेलिन, आयोडीन और सल्फर दे रखा है, और ये बेंजीन में घुल जाएंगे, CCl4 में घुल जाएंगे, और कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएंगे, क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट समझना है अपन को, कि समान समान को घोलता है। समान का मतलब अगर ध्रुवीय विलय है और विलायक ध्रुवीय है तो आसानी से घुल जाएंगे। अध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलोगे आसानी से नहीं घुलेगा। ये तो हो गया पहला। इसमें अगला जो है वह दे रखा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है ताप जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड करता है अभिक्रिया के वेग को। दो प्रकार की अभिक्रियाएं मैंने आप लोगों को पढ़ाई है 11th क्लास के अंदर, उसमें गतिकी जो चैप्टर था उसके अंदर दोनों रिएक्शन, एक रिएक्शन थी अपनी उष्माशोषी और एक थी उष्माक्षेपी। अगला फैक्टर अपना कौन सा है? ताप, टेम्परेचर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया देख के आप बता पाओगे कि तापमान बढ़ाने पर उसमें विलेयता बढ़ेगी या कम होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इनके लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है बेटा, और इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है। अब डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण करती है, तो क्या होगा? ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी, क्योंकि उसको उष्मा चाहिए ना। तो अपन बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? विलेयता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि अभिक्रिया को क्या चाहिए? उष्मा चाहिए, और उष्मा तुम दे रहे हो तो ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता भी बढ़ जाएगी। जो उसको चाहिए वही तुम कर रहे हो। इधर आओ, उष्माक्षेपी के अंदर क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है और तुम ताप बढ़ा रहे हो उधर, और वो खुद उष्मा बाहर निकाल रही है। तो यहां पर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर जो विलेयता है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो घुलना बंद कर देगा, क्योंकि अभिक्रिया के अंदर ही उष्मा बाहर निकल रही है और तुम उसको उष्मा दे रहे हो जबरदस्ती। तो यहां पर अपन बोलेंगे कि ताप बढ़ाने पर ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाएगी। तो अपन को ये चीजें समझ में आ गई होगी। दोनों में उष्माशोषी और उष्माक्षेपी के लिए ध्यान रखना है कि ताप का इफेक्ट कैसे काम करेगा। उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है और इसके लिए सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। जैसे यहां पर अगर अपन बोले इसमें NH4Cl है, KCl है, AgNO3 है, NaNO3 है, Ki आदि। मैंने यहां पर मेरा लगभग परसों के दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप लोग उमेश जी सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वहां पे? मुझे ये भी बताना, मैं दूसरा चैप्टर ले लूंगा अगर ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो। वहां पे NaOH है, कैल्शियम एसीटेट है बेटा, ये CH3CO। नोट्स है आप लोगों के पास, आराम से देख लेना। तो इनको अगर पानी में डालते हो, NaOH का तो एग्जांपल करके भी देखा था कि एक बार अपन ने बीकर लिया था हमारी क्लास के अंदर, और मैं बता रहा था कि जैसे ही NaOH डालते हैं वो गर्म हो जाता है। सबने फील कर करके भी देखा था। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं। तो अगर NaOH को तुम पानी में डाल दोगे और गर्म करने लग जाओगे तो उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब घुलना बंद हो जाएगा वो, क्योंकि अभिक्रिया कैसी थी? उष्माक्षेपी।
तो दो इफेक्ट देख लिए अपन ने टोसोप के सोल्युबिलिटी के। एक तो क्या था, विलेय और विलायक की प्रकृति, और एक क्या था बेटा, तापमान। विलेय और विलायक में क्या है, एक ही लाइन याद रखनी, समान समान को बोलता है। अगर विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो आसानी से घुल जाएगा, और अगर विलेय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय तो आसानी से घुल जाएगा। अगर तुमने विलेय ध्रुवीय ले लिया और विलायक अध्रुवीय ले लिया तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, घुलेगा नहीं। अब आगे देख लेते हैं। वीडियो कितने मिनट का बन गया, 20 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, अपना अगला टॉपिक जो है वह है गैसों की द्रव्यमय विलेयता। अपन ने टोस बोला है, टोस में ताप बढ़ा लिया और विलेय और विलायक की प्रकृति देख ली थी। दाब का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना टोस द्रव और गैस, तो दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अवयवी कण होते हैं, बहुत पास पास होते हैं टोस के अंदर। गैसों के अंदर दाब का इफेक्ट पड़ने वाला है, और हेनरी का नियम भी यहां से ही निकल के आएगा। अपना आप टॉपिक है गैसों की द्रव्यमय विलेयता। ये बोला जाता है कि किसी भी विलायक के अंदर जब गैस घोली जाती है तो उसके अंदर अलग अलग द्रव्य जो होते हैं, अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, उनकी मात्राएं अलग अलग होती है। जैसे पानी है, पानी के अंदर आप अलग अलग प्रकार की गैसों को घोलोगे तो उनकी मात्रा अलग अलग होगी। अब ये अलग अलग होगी, इसका कैसे पता चलेगा, तो एक एक्सपेरिमेंट या एक मात्रक या यूनिट्स निकाल लेते हैं कि जैसे एक निश्चित तापमान पर और एक एटीएम दाब पर, एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब पर कोई इकाई आयतन लेते हैं विलायक का। 1 किलो हो सकता है, वो 1 लीटर हो सकता है। इकाई आयतन के अंदर, विलायक के इकाई आयतन के अंदर एनटीपी पर, सामान्य ताप व दाब पर घुली हुई गैस की मात्रा का आयतन निकाल लिया जाता है। जैसे मैंने 1 लीटर गैस ली, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, 1 atm दाब है, उसके अंदर कितनी गैस घुली हुई है उसका जो आयतन है, 1 ml, 2 ml, 10 ml, 20 ml, उसको बोला जाता अवशोषण गुणांक। मैंने क्या बोला, निश्चित ताप पर 1 atm दाब पर विलायक के इकाई आयतन के अंदर घुली हुई गैस का जो आयतन होता है उसको अवशोषण गुणांक के नाम से जाना जाता है। कि कोई भी गैस किसी विलायक के अंदर कितनी मात्रा में घुल जाएगी, उसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहा जाता है। अब ये बोला जाता है कि जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होगा उसकी विलेयता भी उस लिक्विड के अंदर ज्यादा होगी। जैसे अपन पानी की बात करें, अपने पास पानी सबसे ज्यादा है, तो पानी के अंदर अगर अलग अलग प्रकार की गैसें घोल के देखेंगे अपन 1 लीटर के अंदर, तो वे गैसें जिनका अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलेगी। अब यहाँ पर भी वही फैक्टर काम कर सकता है तुम्हारा, गैस की प्रकृति और विलायक की प्रकृति, क्योंकि गैसें भी तो क्या होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय होती है ना। तो अपन बोलेंगे कुछ गैसें ऐसी होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। अब हाइड्रोजन बंध बनाएगी तो वो आसानी से घुल जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की भी बात करें तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलती है। तो यहाँ पर तुम्हारे नोट्सों के अंदर दे रखा है गैस है, जलीय अन्य द्रवों में एक निश्चित मात्रा में घुलनशीलता होती है। किसी निश्चित ताप पर 1 atm दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस सामान्य ताप मतलब एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी गैस घुली हुई है उसका जो आयतन होता है उसका अवशोषण गुणांक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले फिर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, नेचर ऑफ गैस, गैसों की प्रकृति, क्योंकि डिपेंड करेगा ना भाई तुम विलायक जो है उस विलायक के अंदर कौन सी गैस घोल रहे हो। तो गैसों की प्रकृति भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग प्रकार की गैसें होती है। गैसों की प्रकृति के अंदर प्रकृति वही होती है ध्रुवीय और अध्रुवीय है। वे गैसें जो विलायक से क्रिया करती है, विलायक से कौन क्रिया करेगी, जिनको मिलाने पर बंध मजबूत बनते हैं, प्रबल आकर्षण बल हो जाते हैं, तो ये बोला जाता है ये विलयन में आयनाइज्ड हो जाती है, अधिक विलय होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी गैसें हैं जो उस विलायक के अंदर घोलने पर वो आयनाइज्ड हो जाती है। जैसे HCl गैस होती है, HCl को तुम पानी में डाल रहे हो तो वो 2 आयनों में टूट जाती है, H+ और Cl- में, तो वो आसानी से घुल जाएगी। तो इस प्रकार की जो गैसें होते हैं वो पानी में ज्यादा घुलती है। तो अपन बोल सकते हैं कि वह गैसें हैं जो विलायक में डालने पर आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड का मतलब उसके आयन बन जाते हैं प्लस और माइनस, उसको आयनाइज्ड होना कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि वे गैसें जो आयनाइज्ड हो जाती है वो आसानी से घुल जाती है। एग्जाम्पल में दे रखा है, बहुत सारी गैसें घोल घोल के देखी इन्होंने। NH3 अमोनिया है, ये भी घुलती है भैया आराम से। HCl है, SO2 है, इनका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखेंगे अवशोषण गुणांक के आधार पर अपन अगर देखें एटसेट्रा। ये बोल रहा है कि गैसें जल में अधिक घुलनशील होती है। ये जो गैसें हैं अमोनिया है, HCl है, SO2 CO2 आदि ज्यादा घुल, मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन नहीं लिया, N2 नहीं लिया है,
ये गैसें आसानी से घुल जाती है जल के अंदर। जैसे अमोनिया की बात करें, HCl की बात करें, आयनाइड हो जाते हैं, कुछ जगह हाइड्रोजन बंध देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बंध बन जाता है ना जल के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और हाइड्रोजन बंध क्या होता है, मजबूत बंध होता है, तो आसानी से घुल जाती है। अब यहाँ पर एक फैक्टर दे रखा है कि H2O2 व N2 गैसें जल में कम घुलनशील होती है। तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हाइड्रोजन बंध यहाँ क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर ये आयनाइज्ड नहीं होती है, पूरी की पूरी गैस के रूप में होती है ना, O2 N2। ये एल्कोहल में अधिक विलय होती है, ये एल्कोहल में अधिक विलय होती है। मैं यहाँ पर कोफिशिएंट फैक्टर निकाल रहा हूँ अवशोषण गुणांक के आधार पर, ये ऑर्डर याद कर लेना। वैसे NH3 HCl CO2 HO2 SO2 H2S, आगे से 3 और पीछे से 3 और बीच में से 2 याद हो जाएंगे तो याद हो जाएगा। 8 गैस है, NH3 HCl SO2 H2S CO2 C2H2 O2 और N2। सबसे ज्यादा कौन सी गैस घुलती है? NH3 HCl और SO2। सबसे कम N2 O2 C2H2। ये गैसें सबसे कम घुलनशील होती है किसके अंदर? पानी के अंदर। अवशोषण गुणांक है इनका, सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक किसका है? NH3 का। अभी अपन हेनरी का नियम देखने वाले हैं, तो वहां पर अवशोषण गुणांक और हेनरी नियम में एक रिलेशन निकालने वाले हैं, वहां पर ये अपने काम आएगा। अवशोषण गुणांक के लिए क्या बोला जाता है? 1 लीटर गैस के अंदर अवशोषण गुणांक किसको बोलते हैं बता ही दिया मैंने। इस गैस को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 180 एम दाब पर गैस में घोल के देगा, सबको अलग अलग गैसों को घोल के देगा। जो गैस सबसे ज्यादा घुली उसका अवशोषण गुणांक सबसे ज्यादा आ गया। NH3 को गोला, HCl को गोला, SO2 को गोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ रख लिए, 8 बीकर रख लिए, 8 कंटेनर रख लिए, सब में गैस डाल के देखी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दाब ताप वाप सब फिक्स कर लिया, घोल घोल के देखी, और लास्ट में देखा गया कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा घुली। पता चला NH3 सबसे ज्यादा घुली, तो इसका अवशोषण गुणांक का मान सबसे ज्यादा है। यही तो बोलते हैं अवशोषण गुणांक किसको बोलते हैं, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आसानी से घुल जाती है उससे क्या कहा जाता है कि उसका अवशोषण गुणांक का मान सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं विलायक की प्रकृति की, तो ये तो वही वाली बात आ गई, गैसों की प्रकृति और विलायक की प्रकृति में क्या आएगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में आसानी से घुल जाएगी। ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है। जैसे मैंने बताया था ना अभी, NH3 HCl पानी कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। जल कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। पोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहां भी बच्चों को पूछा पोलर का मतलब क्या होता है। 2 प्रकार के होते हैं, कि ऐसे लिक्विड जिनके अंदर 2 पोल बनते हैं। पोल का मतलब होता है प्लस और माइनस। द्विध्रुव का नाम सुना हो ना, डाइपोल इंटरेक्शन होता है प्लस और माइनस, जब बन जाता है उसको द्विध्रुव बोला जाता है। तो ये जल क्या होता है? पोलर होता है। H2O आप लोगों ने देखा होगा ना, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। 11th क्लास में आयनिक साम में पढ़ा था हम, और इनको गोल गोल के देखा था। तो ये आसानी से घुल जाती है। NH3 और HCl जल में आसानी से घुल जाती है क्योंकि इनकी नेचर कैसी होती है? ध्रुवीय। अब अपना जो कल की क्लास होगी, आज की क्लास एक बार बेटा कमेंट्स करके बता दिया करो यहाँ पे कि हमने ये वीडियो देख लिया, जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ तुम देख रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहे हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, जरूरी नहीं मेरे ही देखो, पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों की कमजोरी पता है कि तुमको कहाँ अटकोगे। एक बार मुझे ये भी बताना उमेश जी सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा रहे तो अपन आगे चल चलेंगे, दूसरा चैप्टर अपन देखेंगे जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, कम समय में आप लोगों का ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपको पता है ना आगे तुम्हारे टीचर्स नहीं है, तो जितना भी पढ़ लोगे बढ़िया रहेगा। थैंक यू।